आपको बेटा ये कराया था डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा एच ओवर एम बी। ये आर्टिकल आपको करा दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो मैटर है जिसका मास होता है, मैटर नहीं जिसका मास है, मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव, उसकी वेव मोशन होती है। फिर आपको इसके न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। अब सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ਦੇ अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। यदि इसको हम मान लो ये ट्यूब है, यहां से बैटरी से वोल्टेज लगाएं तो बैटरी को उसी वोल्टेज लगाइए तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पड़ा है, मान लो इलेक्ट्रॉन ही पड़ा हुआ है तो वोल्टेज लगानी है। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हीलियम टू पॉजिटिव होता है तो बैटरी से यहाँ से हम जब वोल्टेज लगाते हैं तो किनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज ई है, चार्ज इज क्यू, वोल्टेज इज बी। तो कितने वोल्टेज लगानी है? चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, इनके तो सेम चार्ज ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज सेम है, वो ये चार्ज हो गया, किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। यहां से जो वोल्टेज लगाएंगे चार्ज ना मल्टीप्लाई कर देंगे, किनेटिक एनर्जी आएगी। किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चार्ज पार्टिकल के लिए, दिस इज फॉर चार्ज पार्टिकल जिन्हों ऊपर चार्ज है। सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये दोनों के लिए सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही सेम है कि उनका सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है सेम चार्ज। और आपको एक रिलेशन लगाया था लैम्डा एच ओवर 2m किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम ये EV लिख सकते हैं, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इनटू V। आपको रिलेशन कराया था H over 2m किनेटिक एनर्जी, E इनटू V लिख सकते हैं। दिस इज फॉर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जिन्हें ऊपर चार्ज आना नहीं कर सकते हैं, ये वाला रिलेशन आ गया। फिर इसकी यदि इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर लें, इलेक्ट्रॉन के लिए हम ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे, ये रिलेशन आएगा। ये एंगस्ट्रॉम है। EV चार्ज पार्टिकल किनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू वोल्टेज होते हैं, पुट कर दो। इस सेम मामला पर इलेक्ट्रॉन के लिए मास तो डिफरेंट ही होते हैं ना दोनों का, मास तो पहले डिफरेंट ही होता है ना, ये मास तो सेम नहीं होता।
यदि आपने ये लर्न कर लो, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, यदि हमें ये याद कर, ये भी कर लो, ठीक हो गया 0. देख लो याद करने की वैल्यू जुड़ी नहीं है, 0.286, 0.286। इसकी ना कैलकुलेशन काफी हो जाती है, ये लर्निंग कर सकते हो, पहले काफी सारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। 2m किनेटिक एनर्जी ईवी, काफी सारी कैलकुलेशन बढ़ेंगे, जिसके वैल्यू याद कर सकते हो। पहले इलेक्ट्रॉन भी कर लो, चाहे प्रोटॉन की छोड़ दो, यदि आपको ये क्वेश्चन आता है। What is applied on the electron is what is wavelength of electron? यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, अभी आपको क्या रिलेशन कराया, लैम्डा इज इक्वल टू h by root of 2m into kinetic energy। ये कराया ना आपको, एक्चुअली किससे आता है, h ओवर, इसमें वैल्यू पुट करके आपका ये आंसर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, अब वोल्टेज लगा लो, 10 is per माइन, टेन पावर 2 आ जाएगा, 10 पावर 4 है, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, इसको अब आगे मीटर में बना दो। एक बार ये आर्टिकल खत्म हो गया, अब इसको मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूँ। जेडे चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, इनकी बैटरी से यहाँ से वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज तो किनेटिक एनर्जी क्या बन जाती है, चार्ज इनटू वोल्टेज, ये चार्ज है ये वोल्टेज, इन दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है, चार्ज तो दोनों के अंदर सेम, चार्ज इनटू वोल्टेज, इतनी किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, प्रोटॉन के लिए भी है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन दोनों के लिए सेम है। उसके बाद ये जो रिलेशन होता है लैम्डा एच ओवर एमवी, इसे हमने ये रिलेशन बना लिया था, किनेटिक एनर्जी थी हाफ एमवी स्क्वायर, तो वी ऐसे पुट कर दिए, रिलेशन बन जाता है। ये रिलेशन बन जाता है, वी ऐसे पुट कर दिए, तो किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इसकी कैलकुलेशन पहले से कर लेते हैं, ये रिजल्ट करो, इसकी पहले से कैलकुलेशन कर लो, ये काफी सारी कैलकुलेशन होती है, जिसको ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए याद करो, छोड़ूंगा चाहे छोड़ दो, इससे आपकी वेवलेंथ आ जाए, इलेक्ट्रॉन मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट derivation of Morse postulate of derivation of Gauss postulate angular momentum from de Broglie equation. एक आर्टिकल है बोर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला की अंदाजी एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होती है NH/2 pi. h upon 2 pi यानी यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट n होल नंबर एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर है so this is given without wave motion. This relation is given by Bohr. And we are n upon 2 pi n number of orbits and whole number. This relation given by Bohr without wave motion of electron. बोर के टाइम ये नहीं पता था इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन है बोर के टाइम ये होता था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते इलेक्ट्रॉन मूव लाइक दिस उस टाइम किसी को वेव मोशन नहीं पता था अब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है डी ब्रॉगली से करनी है तो डी ब्रॉगली अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की क्या होती है इलेक्ट्रॉन हैज wave motion. This was given by Bohr without wave motion. Electron has wave motion. इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन होती है अब आपने ये मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन की यहां से वेव मोशन ਅਸੀਂ मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव करता है मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स the wavelength of electron इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन है तो circumference of orbit circumference क्या होता है 2 pi r Yes, sir. 2 pi r can be written as n lambda एक वेवलेंथ है ये दूसरी वेवलेंथ है थर्ड वेवलेंथ है फोर्थ वेवलेंथ है
wavelength. This is also wavelength. तो lambda wavelength of electron है and number of wavelength. Number of waves of electron. जैसे one wave, ये one wave है, ये two wave है, three wave है, four wave. इन्हीं wave बनती हैं. इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन क्रेस्ट एंड ड्रॉप इन्हीं वेव बनती है. इसको एक वेव कहना है, वन वेव, टू वेव. फिर हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस इसके इक्वल है एन नंबर ऑफ वेव्स है, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके बाद हमें पता है लैम्डा क्या होता है, जो MB. इस गिवन बाय टी बराबर एन पुट कर दो, बस इतनी डेरिवेशन. फिर एम्बियर किसके बराबर आ जाएगा, NH/2 pi. एनी डेरिवेशन कर दो. बस आपने ऑब्जेक्टिवली यही करना है. सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई और n नंबर ऑफ वेव्स. n नंबर ऑफ वेव्स भी है और नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है. n नंबर ऑफ वेव्स और इलेक्ट्रॉन भी है और n नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है. तो मतलब नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिट. मेरा डेरिवेशन में इतना ही करना है बस. जेड़ा सर्कमफ्रेंस है ऑब्जेक्टिव के लिए बस यही करना है. सर्कमफ्रेंस 2 पाई r n लैम्डा. लैम्डा वेवलेंथ होगी, n वेव्स होगी, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4. 2 पाई r n लैम्डा, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव. बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं है. उसके बाद n नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है, नंबर ऑफ वेव्स भी है. तो इसकी कह सकते हैं n is equal to 3 है. इसको 3 waves of electron in third orbit. And 3 waves of electron in third orbit. Number of waves is number of orbit. And 4 होगा तो क्या होगा, 4 waves होंगी. Orbit कौन सा हो जाएगा, Fourth orbit. 4 waves of electron in fourth orbit. N is equal to 5. 5 waves of electron in fifth orbit. in fifth orbit. साफ नहीं करना है कि जिन्निया नंबर है उन्हें थर्ड में 3 वेव बनेगी, 4 में 4 वेव, 5 में 5 वेव. और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना से बस यही करना है कि जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r उसको किसके बराबर करना है, N into lambda. नंबर ऑफ ऑर्बिट भी और नंबर ऑफ वेव्स भी. ये थर्ड ऑर्बिट है, कहते कितना आएगा 3. फोर्थ ऑर्बिट क्या आएगा 4. 5 है तो क्या आएगा 5. बस इतना ही आर्टिकल होता है. So next topic.
Heisenberg. Uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. The next article है Heisenberg. It is impossible to measure simultaneously. It is impossible to measure simultaneously. The word is simultaneously. Both the position velocity or momentum of small particle like electron with absolute accuracy. It is impossible to measure simultaneously both the position and small particle like electron with absolute accuracy. पहले का मतलब हम लोग इस प्रिंसिपल का जो मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फिक्स जगह पे मूव नहीं कर सकता, ਜਿਹੜੇ छोटे पार्टिकल है वो ऐसा मूव ही नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट ही ऐसे है, छोटे पार्टिकल ऐसा मूव ही नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट ही ऐसे होती है, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसको मैथमेटिकल बनाया हुआ है। मीनिंग इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जगह मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को मूव ऐसे ही करना पड़ता है। उसके लिए फॉर्मूले से बनाए हुए हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं। इसका लिख लो, द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल इज दैट
The meaning of this principle is that electron cannot move. The meaning of this principle is that electron cannot move on a fixed path. Path of the electron is uncertain. ये तो फॉर्मूला से हैं, ये मैथमेटिकली बनाए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स साइंस से, क्वांटम मैकेनिक्स से फॉर्मूले बने हैं, पर इसका मीनिंग इतना ही होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, ऐसे मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही ऐसे है, इट इज लाइक डस्ट पार्टिकल, जैसे डस्ट मूव करते हैं। जैसे आपको पता है डस्ट की मूवमेंट होती है, डस्ट की तरह इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। So like dust particle. इसमें ये लिखा हुआ है डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच ओ होल पाई इक्वल टू एच ओ टू पाई। According to principle. Against principle. इसका मल्टीप्लाई इससे ज्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग देख लो आप, कोई न्यूक्लियर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे है। अब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है, मान लो इलेक्ट्रॉन इसकी बजाय इधर चला जाए तो डिस्टेंस एक्स डैश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होना चाहिए पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, या इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होना चाहिए पर इलेक्ट्रॉन इधर चला गया एक्स डैश, या इधर रह गया एक्स डैश, तो डेल्टा एक्स होता है एक्स माइनस एक्स डैश माइनस एक्स। यहाँ पे होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया या इधर रह गया, तो डेल्टा एक्स कैन बी प्लस और माइनस। इनके अंदर चेंज इन पोजीशन, अनसर्टेन मतलब चेंज, चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्सेस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए, बल्कि फोर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होना चाहिए था, इतने इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, डिस्टेंस एक्स डैश है,
ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। चेंज मीन अनसर्टेन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में भी चेंज आती है। ये भी प्लस और माइनस हो सकता है। जितनी वेलोसिटी होनी चाहिए है या उससे ज्यादा या घट, मास में कोई चेंज नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मर्जी जाएगा, मास में नो चेंज। इसकी पोजीशन में जो चेंज आती है और वेलोसिटी में चेंज आती है, मास में तो कोई चेंज होती नहीं है, तो वो या तो इसके ज्यादा होगी या इक्वल होगी, कम नहीं हो सकती। ये सारा बड़ा एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है, मीनिंग आपको पहले समझा दिया। इलेक्ट्रॉन पोजीशन वेलोसिटी चेंज वो चेंजिंग, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होना चाहिए था, इधर चला गया, पोजीशन में भी चेंज हुई है, वेलोसिटी में भी चाहिए, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब अनसर्टेनिटी। मास में कोई चेंज आनी नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ती जाएगा, मास में चेंज नहीं आएगी। इनका जो मल्टीप्लाई है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, या तो इससे ज्यादा होगी, इक्वल, कम नहीं होगा। तो उससे ये मामला बनाया हुआ। अब ये लिख लो, पोजीशन वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गो ऑन चेंजिंग। Velocity electron go on changing around the nucleus. Position velocity electron go on changing around the nucleus. इसको हमने इक्वल लेके चलना है, चाहे ज्यादा हो सकता है, पर हमने इसको यहाँ पे इक्वल लेके चलना है। चाहे वैल्यू ज्यादा हो सकती है, पर इसको हमने इक्वल लेके चलना है। और ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, दिस फैक्टर इज कांस्टेंट। h भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट है तो फिर डेल्टा x क्या होगा? डेल्टा x स्मॉल होगा, तो डेल्टा v को लार्ज होगा। कांस्टेंट मतलब ये है, कानून मतलब कि ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी। यदि डेल्टा x लार्ज हो जाएगा तो डेल्टा v स्मॉल हो जाएगा। इसको हमने इक्वल लेके चलना है, चाहे ज्यादा हो सकता है। ये कांस्टेंट इक्वल है, तो डेल्टा x must be equal to m delta v। ये स्मॉल है तो लार्ज, लार्ज है तो स्मॉल। अब मास में तो कोई चेंज आती नहीं, फिर डेल्टा x must be equal to delta v। uncertain position inversely proportional to uncertain velocity।
वेलोसिटी और मोमेंटम। मोमेंटम मास में कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मर्जी मूव करेगा, ये दोनों समान नहीं हो सकते। आंसर मतलब है बेटा उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है या पोजीशन चेंज हो रही है। इसको हमने इसके ज्यादा हो सकता है पर हमने इक्वल मान के चले, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगी, कम करोगे ज्यादा हो जाएगी। मास में कोई चेंज नहीं है, मोर है तो लेस, लेस है तो मोर ही लिखा है। both delta x and delta v cannot be small क्योंकि कांस्टेंट के इक्वल है, इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद सिग्निफिकेंस, इसमें आप ये देख लो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हमने पोजीशन मेजर करनी है, कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे पोजीशन मेजर करना है, इसके ऊपर लाइट फॉल करनी पड़ेगी। लाइट फॉल करेंगे तभी हम इसकी ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। किसी चीज की डिस्टेंस मेजर करना है तो लाइट फॉल करनी पड़ेगी। डिस्टेंस इज पोजीशन, एक्स इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज पोजीशन, तो लाइट फॉल करेंगे तो लाइट के क्वांटम इसकी पोजीशन वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये मार्कर है, ये इधर को जा रहा है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो लाइट इसकी पोजीशन वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती। ये ऐसे जा रहा है तो लाइट से इसकी ना पोजीशन चेंज होगी ना वेलोसिटी चेंज होगी। ऐसे लिखना है कि फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट, ये बड़े ऑब्जेक्ट है, फॉर माइनर पोजीशन, और मेनली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडिएशन रिक्वायर्ड। When radiation falls on large object, the quantum of radiation cannot change.
Most significance of uncertainty principle for large objects. जब large object move on a fixed path, ये लादा physical meaning क्या है कि न्यूक्लियस के राउंड कोई बड़ा आर्टिकल होगा, बड़ी चीज है तो फिक्स जगह में मूव कर सकते, बड़े आर्टिकल फिक्स जगह में मूव करते, इसका मतलब ये बनता है कि बड़े आर्टिकल फिक्स जगह में मूव कर सकते हैं। उसको एक्सप्लेन कैसे किया है, यदि आपने किसी चीज की, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पेशनवाई करनी है तो इसके ऊपर लाइट फॉल करनी पड़ेगी, पहले आपको दिखेगा फिर ही पेशनवाई होगी। हम इसकी पेशनवाई करना चाहते हैं, पेशनवाई करना चाहते हैं, क्वांटम इसकी ना पेशन चेंज कर सकता है ना इसकी वेलोसिटी को। जैसे ये पेन जा रहा है, अब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ना इसकी पेशन चेंज होगी ना इसकी वेलोसिटी, तो मतलब ये फिक्स जगह पे मूव कर सकते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट उसके लिए प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, नो सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लार्ज ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑन ए फिक्स्ड पाथ, but for small microscopic particles like electron, suppose nucleus के अराउंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, जब इसके ऊपर लाइट फॉल होती है इसकी पोजीशन चेंज हो, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि क्वांटम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, क्वांटम है। When radiation falls on the electron, the quantum of radiation when radiation falls on the electron, the quantum of radiation changes the position and velocity of electron. कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि उनके ऊपर क्वांटम पड़ेगा, वो भी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, क्वांटम भी इसको चेंज कर देता है। उसके बाद लिखना है इफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज energy of quantum decreases.
जिसकी आप वेवलेंथ, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली होती है। किसकी एनर्जी है? क्वांटम की। वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम देगा तो इसकी वेलोसिटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगी, एनर्जी घट जाएगी। एनर्जी ऑफ क्वांटम डिक्रीजेस। क्वांटम एनर्जी घट है, इसको एनर्जी वेलोसिटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगी। इसमें ज्यादा चेंज आएगी, इसमें कम चेंज आएगी। The wavelength is large, small, sorry. Then delta x become large, small. Delta v become large. Energy of quantum increases. Energy of quantum increases. बड़ा लाइट पड़ने से इसकी पिछली वेलोसिटी चेंज हो जाती है, पर डजंट, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट पड़ेगी तभी पीछे चेंज होगी। इसकी पीछे वेलोसिटी तो वैसे भी चेंज हो रही है, पीछे वेलोसिटी में वैसे भी चेंज आ रही है। ये सिर्फ लाइट की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट पड़े या ना पड़े, उसके पीछे वेलोसिटी चेंज होना ही होना है। डेल्टा एक्स और चेंज इन पोजीशन, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी। ये सिर्फ लाइट की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वैसे तो पीछे उतना भी चेंज हो रही है, चाहे लाइट फॉल हो या ना आए, सिर्फ लाइट की हेल्प में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वेवलेंथ, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज करेगी, पीछे में चेंज कम हो जाएगी। यदि इसकी एनर्जी कम होगी तो इसकी वेलोसिटी में कम चेंज होगी, पीछे में चेंज ज्यादा हो जाएगी। यदि वेवलेंथ रेडिएशन ज्यादा है तो एनर्जी कम है, ये कम चेंज होगी, ज्यादा चेंज होगी। ये कम चेंज है तो ये ज्यादा चेंज होगी। यदि आप एनर्जी बढ़ाओगे, क्वांटम एनर्जी बढ़ेगी, ये चेंज ज्यादा हो जाएगी, चेंज कम हो जाएगी। एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम होती है, दोनों समान नहीं होते। सर एनर्जी क्वांटम की चेंज होगी कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी? ये बड़ा क्वांटम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो क्वांटम इलेक्ट्रॉन की बॉडी में चला जाएगा, इसकी एनर्जी नहीं चेंज होती, एक्साइटेशन ही हो जाती है जैसे। ओके सर। तब इसकी बॉडी में जाएगा तो इसकी एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। समझ आएगी बात की नहीं? थैंक यू सर। यस सर, लग गई। ठीक है सरगुण, उसमें जब क्वांटम इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएगा तो क्वांटम एनर्जी होता है, एनर्जी चेंज होगी तो वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। अभी दोनों की वैल्यू स्मॉल, बोथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी कैन नॉट बी स्मॉल। क्वांटम उसकी बॉडी में जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, both delta x and delta v cannot be small, therefore both position and velocity of electron cannot be measured.
accurately together. बस इतना ही आर्टिकल है। यदि इसकी आप वेवलेंथ बढ़ाओगे एनर्जी कम होगी, इसकी वेलोसिटी में कम चेंज आएगी, पीछे में चेंज ज्यादा है। इसकी आप वेवलेंथ कम करोगे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी में पीछे चेंज ज्यादा आएगी, पीछे में चेंज कम रह जाएगी। दोनों काम नहीं हो सकते। ये सारा क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे है। इसका थ्योरी क्वेश्चन ये बनता है स्कूल एग्जाम के लिए, व्हाई इट इज इम्पॉसिबल। to measure simultaneously why it is impossible to measure simultaneously। बहुत पीछे में वेलोसिटी है। बहुत पीछे में वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन। आंसर में ये सारा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूंगा। यदि थ्योरी पेपर आता है तो उसमें लिख देना एक्सप्लेन आंसर डी प्रिंसिपल। ये सारा आंसर पेपर आया लिख देना। इसको आप समराइज ऐसे कर लो, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग छोटे पार्टिकल फिक्स जगह पे मूव ही नहीं कर सकते, उनको मूव ही ऐसे करना पड़ता है जैसे डस्ट मूव करती है। डस्ट की मूव पता ही ऐसे होती है। उसके लिए प्रिंसिपल बनाया वो मैथमेटिकल है, वो क्वांटम मैकेनिक्स लिखा हुआ है। उसमें डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी या तो HO4 पाई से ज्यादा इक्वल है, एक वैल्यू ज्यादा होती है दूसरी वैल्यू कम हो जाती है, दोनों कम नहीं हो सकते। उसके लिए उसने क्या किया है, लाइट की हेल्प ली है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन उदा भी पोजीशन चेंज करे, चाहे इसको लाइट फॉल करे या ना फॉल करे। तो लाइट फॉल करने से क्वांटम जो होते हैं पोजीशन वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं, तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा, डेल्टा वी कम हो जाएगा। वेवलेंथ कम होगी, लाइट की वेवलेंथ कम होगी तो फिर उल्टा हो जाएगा, डेल्टा वी ज्यादा होगी, डेल्टा कम हो जाएगा। दोनों इकट्ठे कम नहीं हो सकते। इतना ही आर्टिकल बस, इसके आगे न्यूमेरिकल सिंबल्स हैं वो। ये यदि आपको क्वेश्चन आता है तो उसका आपने आंसर लिखना है। व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साउंडिंग बोथ द पीछे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। तो न्यूमेरिकल भी, न्यूमेरिकल में हमने इसको इक्वल लेके चलना है, चाहे ज्यादा हो सकता है पर आपने इक्वल लेके चलना है। मास केजी में पुट करना, डेल्टा एक्स गिवन होगी तो डेल्टा वी निकालना। यदि डेल्टा वी गिवन होगा तो डेल्टा एक्स निकालना। डेल्टा गिवन तो डेल्टा वी निकालो। मास केजी में है, डेल्टा एक्स मस्ट बी मीटर, ये पोजीशन है मीटर में, ये डिस्टेंस है। पोजीशन मींस डिस्टेंस, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी आपको पता है किसमें होती है, मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल ग्रुप आंसर डी measuring the measuring the position of electron है। प्लस माइनस 1 एंगस्ट्रॉम। आंसर में the position of electron is plus minus 1 एंगस्ट्रॉम।
Calculate the uncertainty by English. Velocity of light. Uncertainty means difference in change in position. Position में change आती है, velocity में जो change आती है. तो numerical आसान ही है बिल्कुल. Delta x हमने इसमें डेल्टा v निकाला. आपको चेंज इन पोजीशन दी हुई है. डेल्टा x दिया हुआ प्लस माइनस कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है पोजीशन 1 एंगस्ट्रॉम. इसको कहेंगे 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 पर माइनस. 10. तो जब वैल्यू पुट करनी है तो प्लस माइनस छोड़ देना. जब वैल्यू पुट करोगे उसमें प्लस माइनस नहीं करना, प्लस माइनस छोड़ देना. तो डेल्टा भी कर दो 6.62 4 पाई 3.15 या बोल लो. मास और इलेक्ट्रॉन कितना अंदर 31. तो ये 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में करनी वैल्यू. फोर बाई ये आ गया. इसको आप डेल्टा भी सॉल्व कर लो. सॉल्व करके इसके साथ प्लस माइनस लिख देना. बीच में नहीं करना प्लस माइनस. बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं करना. प्लस माइनस जो भी आंसर आएगा मीटर पर विस्तार प्लस माइनस नहीं करना. न्यूमेरिकल के बीच में एक गिवन है दूसरा निकालना. सीधा ही क्वेश्चन होते हैं. डेल्टा गिवन है डेल्टा भी निकाल लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. If proton is moving with velocity 600 meter per second. The velocity is measured with accuracy up to और बेटा वेलोसिटी दी हुई है.
You are given velocity, that is v. तो हमने तो क्या करना है, अनसर्टेन वेलोसिटी करना। ये तो वेलोसिटी है, अनसर्टेन वेलोसिटी, अनसर्टेन मतलब चेंज। तो डेल्टा वी 600 का 0.05%, इतनी उसमें चेंज आती है। हमने बड़ा वेलोसिटी पुट नहीं करनी, क्या पुट करना है, Delta V. डेल्टा वी पुट करना है। उस वेलोसिटी का इतने परसेंट लेनी, वेलोसिटी नहीं पुट करनी, चेंज है वेलोसिटी पुट करनी। उस बाद फिर एक फार्मूला लगाओ, ये चाहे ज्यादा हो सकता है, पर हमने लेके क्या करना है, इक्वल, ऑल द वैल्यू ज्यादा हो सकता है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी। फोर पाई मास, कितना प्रोटॉन का मास होता है, 1.672 into 10 raised to power minus 27 kg. वेलोसिटी कितनी पुट करनी है, पॉइंट 0.3. ठीक है। इसके सॉल्व कर लो, अभी नहीं सॉल्व करने की जरूरत। 1.672, इसको h की वैल्यू 6.62 Into 10 raised to power minus 30. Minus 34. आंसर आएगा। उसके साथ आपने प्लस माइनस लगा देना और मीटर में बीच में नहीं करना प्लस, मैंने लास्ट में लगा देना प्लस। कम भी हो सकती है, फिशन बढ़ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। एस और पी की शेप करा दी थी आपको, डी की करनी है, एफ की आपके सिलेबस में नहीं है, एफ की नहीं शेप होगी सिलेबस में। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी सेक्शन में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सेक्शन में 5 और बनाते हैं। डी सेक्शन है, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन। इसके जो नेम है डी एक्स वाई, इन ऑर्बिटल के नाम एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ये एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एक्स के माइनस वाई के डी जेड, ये ऑर्बिटल के नेम है। इसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, पहले से ये ना दी ना वरी करना है। डी एक्स वाई या इलेक्ट्रॉन मूव in between the axis. 45 degree from axis.
एक्स वाई वाई जेड एक्स है एक्स का वाई स्क्वायर डी जेड। पहले बड़ा एक समझ लो, ये बाद में बनाना। पहले एक समझ लो, सपोज डी एक्स वाई है, अभी ड्रा नहीं करना आपने। इसको हम एक्स एक्सिस कहें, इसको वाई कहें, इसको जेड कहें। तो आप सिंबल जो मर्जी दे लो, इसको वाई कह सकते हैं, इसको जेड कह सकते हैं। ये एक्स है वाई जेड है, चाहे इसको जेड कह दो उसको वाई कह दो, फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे मानो, पहले समझो आप। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला एक्स है, ये आपकी तरफ आ रहा है, वो क्या होता है वाई, जो बोर्ड पे टेढ़ा बना। आप इसको वाई कह दो, इसको जेड कह दो, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। एटम के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तो हम अपनी ओर लिखे ना, एटम के ऊपर थोड़ी है। अब कोई मर्जी इसको मर्जी कह दो, जो ऐसे होंगे, ये जो आपकी तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके बीच बीच में मूव करो, इलेक्ट्रॉन इसके इन बिटवीन। फिर ये एक्स एक्सिस है वाई है, अब ये जेड एक्सिस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में मूव करेगा, वाई और जेड के बीच में, ये वाला वाई जेड होगा। फिर ये एक्स है, ये जेड है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। इसमें एक्स और वाई के बीच में, वाई और जेड के बीच में, या एक्स जेड के बीच में। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम से नहीं पता लगेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहले में डी एक्स वाई है, एक्स और वाई के इन बिटवीन। इलेक्ट्रॉन मूव्स in between x and y axis the xy plane, this horizontal plane. थोड़ा प्लेन समझ लो। अब आपने इसको x कहना है, वैसे आप कोई मर्जी सिंबल ले लो, चाहे इसको z कह दो, कोई एटम के ऊपर थोड़ी लिखा है कि x y z है, वो तो अपनी उसी लिखने हैं हमने। चाहे a b c y, a एक्सिस b एक्सिस c एक्सिस, जो मर्जी सिंबल दे दो। आपने ये जो लेना है, ये कौन सा है x एक्सिस, ये कौन सा है y, जो आपकी तरफ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में मूव करो, इन बिटवीन। ये प्लेन बन जाएगी एक्स वाई प्लेन। प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, प्लेन इज मेड ऑफ टू एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में मूव करता है 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। तो प्लेन कौन सी बन गई, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और आपकी तरफ आ रहा है वाई एक्सिस। ये एक प्लेन है, ये क्या एक्सिस है एक्स, ये कौन सा है वाई। एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फिर ये हमने डायग्राम से नहीं पता लगना, ये जो मैं एग्जाम में डायग्राम नहीं आएगी, ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कितने, डायग्राम नहीं आनी। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। डायग्राम से क्लियर नहीं होना आपको, जो यहां से क्लियर होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूव करता है, केड़ी प्लेन है, डी वाई जेड। अब लेबलिंग बेटा जैसे मर्जी कर लो, चाहे इसको आप जेड कह दो, इसको वाई कह दो, उसी को फर्क थोड़ी पड़ेगा।
जब मैंने डायग्राम तो नहीं पता लगना, यहाँ से आपको कितना भी पता लगेगा। ये कौन सा एक्सिस है? X axis. जेड। Z. ये कौन Y. Y axis. क्या कह रहे हो? ये बेटा जेड है, ये वाई है, जो आपकी तरफ आ रहा है वाई है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे होगी। ये वर्टिकल प्लेन होगी, ये वाली प्लेन। ये कौन सी प्लेन होती है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा? Vertical. ये वाई जेड। Vertical. वाई कैसे हुआ? वाई बेटा इधर को जा रहा है, आपकी तरफ, जेड इधर को जा रहा है। ये कौन सी? एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये वाली Z axis. Vertical plane. वर्टिकल प्लेन। ये कौन सा एक्सिस है? Z axis. Z axis. वाई। Y axis. तो फिर जो थर्ड नेक्स्ट करना है सी, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये समझना आसान है बिल्कुल। एक्स से जेड, इसके बीच में मूव करेगा। ये सब तो इजी है समझना। ये प्लेन वर्टिकल बन जाएगी। तो एक वर्टिकल प्लेन ये भी होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। दो वर्टिकल होती है, एक क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। Horizontal. ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, और ये एक्स जेड। एक्स जेड, वाई जेड एंड एक्स वाई। इसमें आप लिखो आप एक्स जेड। ये दोनों बेटा वर्टिकल प्लेन। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन बिटवीन। एक्स एंड जेड एक्सिस। the XZ plane, ये भी प्लेन वर्टिकल है। ये बड़ा वर्टिकल, ये भी वर्टिकल है, वो भी वर्टिकल। बड़ा तीन प्लेन होती है। ये देखो अब ऐसे पकड़ा मैंने, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई। एक्स वाई, एक्स वाई, ये एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। वाई जेड आपकी तरफ आ रहा है, क्या वाई है, तो ये क्या हो गया? जेड। वाई जेड प्लेन वर्टिकल। ये भी क्या है? वर्टिकल। नीचे क्या आ रहा है? Vertical. जेड। ये क्या आ रहा है? एक्स। इधर को एक्स ही हो गया, इधर एक्स है तो इधर जेड। तीन प्लेन होते हैं और शेप को बोलते हैं डबल डम्बल शेप। शेप का नाम है डबल डम्बल। डी, इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। Electron moves on the axis. Electron moves on the axis. इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर ही मूव करते हैं।
मम्मा गल सुनो मम्मा गल सुनियो आप परसों इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर ही मूव कर, ये भी एक्स वाई प्लेन, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर, एक्सिस के ऊपर ऊपर मूव कर, डी जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लेन बनेगी, भी हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बनेगी। हम उसी बना रहे हैं डी जेड स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव कुछ करो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव कर, है ऑनलाइन दा फायदा चुकदे जे ऑनलाइन दा फायदा चुकदे जे मैं क्या ऑफलाइन च महा गुलीन कौर जी इसमें इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस के ऊपर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव ऑन जेड एक्सिस, कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसे भी होती है, इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस के ऊपर मूव करता है, कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसे भी है इस प्लेन में। ये कौन सी प्लेन है? एक्स वाई। एक्स वाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी है, ये एक्स वाई प्लेन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे भी है और कुछ मूवमेंट ऐसे भी है, इसको बोलते हैं डोनट शेप, इसकी शेप डिफरेंट है। ये डंबल शेप है, ये डोनट शेप है, ये डंबल शेप, डबल डंबल। एक बार मैं ना रिपीट कर दूंगा इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर भी निकल करेगा, वो करवा दूं अभी कि नहीं? 5 मिनट का ही है, करवा दो सर फिर। करवा दो सर। ये शेप मैं कल दोबारा रिपीट कर दूंगा। अभी आप एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें रह गया, फिर दोनों ग्रुप आप बराबर हो जाएंगे, ये तो ग्रुप आगे पीछे हो जाएंगे। तो दैट इज क्वेश्चन लिख लो, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जस्ट within the nucleus of atom.
explain by answering it. कोई इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बाहर मूव करता है, ऐसे मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्यों नहीं हो सकता? ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता? तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही क्यों मूव करता है, इसके अंदर क्यों नहीं मूव करता है? न्यूक्लियस है। तो सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में है। ये जो डिस्टेंस है इसका, जो डायमीटर है, x की वैल्यू, x में डायमीटर अप्रोक्सीमेटली कितना ले लो, -15 मीटर। ये स्मॉल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, -15 डिस्टेंस ले लो, ये वाला डिस्टेंस। फिर इसमें एरर लेनी है, तो डेल्टा एक्स को मैक्सिमम कर लो। डेल्टा एक्स होता है चेंज इन पोजीशन, तो ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। वो इलेक्ट्रॉन इसके बीच बीच में है, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में मूव कर रहा है। ये डिस्टेंस -15 है, डायमीटर, रेडियस क्या है, डायमीटर इक्वल कर रहा है, इतना डिस्टेंस है -15। तो एरर इससे ज्यादा थोड़ी होगी, जिन्हें डिस्टेंस है उससे एरर ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, इसके रहना तो उसके इसके बीच बीच में ही है। डेल्टा एक्स क्या था, x - x डैश, इसको आप ज्यादा 0 मान लो, इससे एरर ज्यादा नहीं हो सकती, तो फिर इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू को हमने मैक्सिमम कर लिया, फिर ये कम आना चाहिए ना। एक चीज को हमने मैक्सिमम कर दिया, फिर ये घट आना चाहिए, पर इसको जब सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 10 पर 10 आ जाए अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली सॉल्व ही नहीं करनी। 19 हो जाएगा ना, तो डेल्टा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एन मीटर आर। अब ये वैल्यू काफी ज्यादा है, वेरी लार्ज, even greater than velocity of light. Velocity of light. Even greater Excuse than, me, sir. हाँ जी बेटा, Sir, velocity के मीटर पर सेकेंड ही आनी चाहिए थी यूनिट। ठीक है कर लो। अब ये वेलोसिटी तो ये भी काफी ज्यादा आ रही है, ये
आना तो कम चाहिए था। हमने अब क्या किया था, यदि इसकी वैल्यू लार्ज है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, स्मॉल। पर ये दोनों लार्ज आ रहे हैं, इसका मतलब इधर लास्ट लाइट से भी ज्यादा नहीं। देखो बोथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी कैनॉट बी लार्ज, दोनों लार्ज नहीं हो सकती। इट इज अगेंस्ट आंसर प्रिंसिपल। जब इलेक्ट्रॉन cannot exist within the nucleus atom, द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन वैसे तो बाहर मूव करते हैं, जल्दी से हम लोग बस फिनिश हो गया आर्टिकल। इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही मूव करेगा। ये न्यूक्लियस है, उसका डायमीटर, दिस इज न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली है ना अंदर, एग्जैक्टली है कि अप्रोक्सीमेटली अंदर न्यूक्लियस। इसमें एरर इससे ज्यादा थोड़ी आ जाएगी, रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके बीच बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में ही रहना, एरर इससे ज्यादा तो आएगी नहीं। ये वैल्यू को हमने मैक्सिमम कर लिया, इसको हमने क्या बना लिया, मैक्सिमम। फिर वेलोसिटी कम आनी चाहिए, आनी तो कम चाहिए पर सॉल्व किया तो ज्यादा आ गई। इसको मिनिमम आना चाहिए था पर ये भी ज्यादा आ गई, दोनों इतनी ज्यादा आ गई, ये भी लार्ज आ गई, ये लास्ट ईयर लाइट से भी ज्यादा, दोनों लार्ज हो नहीं सकती क्योंकि आंसर प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। दोनों लार्ज होगी तो आंसर प्रिंसिपल गलत होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन ये आंसर प्रिंसिपल, ये भी लार्ज आ रही है, वो भी लार्ज है, इसमें एरर इससे ज्यादा है, इसमें एरर जितना डिस्टेंस है एरर थोड़ी बढ़ जाएगी। एक को x डैश 0 मान लो ना, डेल्टा x क्या कराया था, x डैश माइनस x, एक को 0 मान लो, इसके इक्वल हो गया। कैनॉट बी न्यूक्लियस एटम। आज बेटा आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगनी है, जो असाइनमेंट डीपीपी है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली करके लानी है। इवनिंग को 4:30 पे क्लास होगी, 4:30 पे। ओके सर। ओके सर। ठीक है, फर्स्ट 3 डीपीपी तो किए होंगे ना अपने, डीपी 4 दिए। हाँ जी सर, की है। सर कब पर सर असाइनमेंट की क्लास? आज असाइनमेंट करानी है एक्स्ट्रा क्लास। सर कितने बजे? 4:30। सर कल सर में कब हमारा टेस्ट होगा सर? क्या सर आज सर आज टेस्ट है हमारा। इस चीज का? सर टेस्ट 3 से 4 है, 3 से 4 है टेस्ट, क्लास लग जाएगी। टेस्ट किस चीज का है? zoology। सर zoology का। जी सर। वो आधे घंटे में खत्म हो जाता है, ऐसे ही मर जाते हो। 15 मिनट का तो टेस्ट। अभी थोड़ी सी रह गई है असाइनमेंट। सर कल रख लेना। नहीं बेटा आज ही यस